हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पेपर नंबर 10B यानी कि ऑडिटिंग में आपका स्वागत है। आज से हम फास्ट ट्रैक बैच की शुरुआत कर रहे हैं विद द टारगेट इन माइंड ऑफ दिसंबर 24। हमने 2 हफ्ते रखे हैं इस ऑडिटिंग के सिलेबस को कवर करने के लिए और हम 5 दिन इस हफ्ते और 5 दिन एक और हफ्ते आपको मिलेंगे टू कंप्लीट ऑल द कंसेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग। अब इस ऑडिटिंग में जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो चैप्टर 8 से, मॉड्यूल 8 से स्टार्ट कर रहे हैं एंड वील बी गोइंग रिवर्स। वी आर फर्स्ट डूइंग लेसन 8, मॉड्यूल 8, देन 7, देन 6 एंड देन इट्स ओवर। ये ध्यान रखना है आपको कि जितना मैं करा रहा हूं, मैं कोई काट छाट नहीं करके लाया, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने रिमूव नहीं किया है इस पूरी सीरीज में कि आपको कुछ अलग से पढ़ना पड़े। सब कुछ हम कवर करेंगे, बस एक फास्ट ट्रैक मोड में हम कवर करेंगे। यदि आप नहीं चाहते फास्ट ट्रैक और आप कंप्लीट करना चाहते हैं और फुल डेप्थ में जाकर पढ़ना चाहते हैं तो एक एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आप मेरा लेक्चर खरीद सकते हैं। आपको पूरा का पूरा ऑडिटिंग बैच COC एजुकेशन से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप फास्ट ट्रैक करना चाहते हैं तो आपने कोई पैसे नहीं देने, बस रिलैक्स होकर रोजाना 5 दिन इस हफ्ते और 5 दिन एक और हफ्ते मेरे साथ बने रहिए, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। अगर आप मेन बैच के स्टूडेंट हैं भी तब भी आप ये पढ़ सकते हैं, आपको रिवीजन हो जाएगा। एक फास्ट ट्रैक मोड में आपको सारा का सारा ब्रशअप हो जाएगा। देखिए, आज से जो लेसन हम शुरू कर रहे हैं, जो मॉड्यूल हम शुरू कर रहे हैं, उसका नाम आप जानते हैं ऑडिटिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग के कौन से, अगर इस चैप्टर को आप आगे अंदर एनालाइज करेंगे तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके अंदर टोटल 6 कैट पॉइंट्स हैं, यानी कि 8.1 से लेके 8.6 तक आपको मिलेगा। 8.1 से 8.6 तक, तो 8.1 से 6 तक आज हम 8.1 से लेकर 8.3 तक कवर कर रहे हैं और फिर 8.4 से लेकर 8.6 तक हम कल कवर करेंगे और ये 2 दिन के अंदर हमारा मॉड्यूल नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, एक बात ध्यान में रखनी है कि मैं जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पर लिख कर दिखा रहा हूँ वो आपने नोट करनी है अपने रजिस्टर में। मैं ज़्यादा नहीं लिखवाऊंगा, बहुत लिमिटेड लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ें मैं ज़रूर लिखवाऊंगा। बाकी आपने पढ़ना है स्वयं, ठीक है। एक बार आप स्टडी मैट में लिखे हुए नोट्स को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। स्टडी मैट के नोट्स को आप पढ़ लीजिएगा तो उससे क्या होगा कि एक बार कम से कम आप प्लेन रीडिंग दे देंगे ना इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट को। भाई 10 पन्ने हैं, 8.1 से लेकर 8.3 तक अगर आप नापेंगे तो स्टडी मटेरियल के लगभग 10 पन्ने बनते हैं। मैं PDF उसका लाया हूं स्क्रीन पर आपके सामने। 10 पन्ने एक बार पढ़ने में आपको, मुझे नहीं लगता ज़्यादा समय लगेगा। लोग एक एक दिन में पूरा 300-400 पेज का नॉवल ख़त्म कर लेते हैं। आपको तो 10 पन्ने केवल पढ़ने हैं, मुझे नहीं लगता ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन पढ़ इसलिए लीजिएगा क्योंकि आपके ज़बान पर, आपके माइंड में थोड़े से शब्द आ जाएंगे, थोड़े से वर्ड, जैसे ऑर्गेनाइजेशन की जगह अंडरटेकिंग शब्द अच्छा है तो एग्जाम में जब आप लिख रहे होंगे तो थोड़ा सा ब्यूटीफाइड आपका आंसर देखने में लगेगा। बाकी अगर आप नहीं पढ़ते तो आप लिख तो फिर भी पाएंगे, आप मेरे समझाए हुए कॉन्सेप्ट से भी लिख पाएंगे। लेकिन जब आप पढ़ते हो तो आपके माइंड में वर्ड्स और सेंटेंसेस यहाँ छप जाते हैं। इसकी बहुत ताकत है दोस्तों दिमाग की। आप इस पर क्या कहते हैं, इसे अंडर एस्टिमेट ना करिए। पावर ऑफ माइंड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो वो धीरे धीरे आप एक बार पढ़ लेंगे, एक बार मेरे साथ डिस्कस कर चुके होंगे तो आपको बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी आपके पेपर की। स्टडी मैट के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने इस फास्ट ट्रैक की सीरीज में रखे हैं। लास्ट के लेक्चर में मतलब टाइम टेबल आप चेक कर लीजिएगा किस दिन वो है, तो उसके हिसाब से हम वो भी करेंगे। अब आपको देखना है कि जो स्पेशल अंडरटेकिंग वाले हमारा ये वो है सब्जेक्ट जो है, चैप्टर जो है स्पेशल अंडरटेकिंग का, इसके अंदर 8.1 के अंदर है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, 8.2 शायद हेल्थ केयर है, हाँ 8.2 हेल्थ केयर है, 8.2 हेल्थ केयर है और 8.3 जो है वो है हॉस्पिटैलिटी एंड रिक्रिएशन। हॉस्पिटैलिटी एंड रिक्रिएशन। आप प्लीज मुझसे उम्मीद ना करें कि मैं आपको व्हाट इज ऑडिट समझाऊंगा। व्हाट इज ऑडिट हो जाएगा जब चैप्टर 6 पढ़ेंगे। आप जरा पता करिए आज तक कितनी बार पूछा गया है व्हाट इज ऑडिट। पिटी पिटाई परंपराओं से बाहर निकलिए, ठीक है, हम कर लेंगे। दिस वी आर गोइंग टू डू टुडे। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप बेफिक्र रहिए प्लीज़।
घबराइए मत कि आप इंट्रोडक्शन में इतना टाइम दे रहे हैं, अरे तो समझ तो आना चाहिए ना हम क्या कर रहे हैं। 8.1 एजुकेशन, 8.2 हेल्थ केयर, 8.3 हॉस्पिटैलिटी एंड रिक्रिएशन, ये क्या होता है दोस्तों? मेरी बात ध्यान से समझेंगे प्लीज, अगर ध्यान से नहीं समझेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये तीनों पर मैं लौट कर आता हूं, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। एक होता है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एक होती है नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप मेरी बात बहुत 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 ध्यान से समझेंगे, आपको बहुत आनंद आएगा। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या फर्क है, 2 मिनट समझ लीजिए, तभी आपको चैप्टर 8 समझ आएगा, वरना कुछ समझ नहीं आने वाला। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है लीगल स्ट्रक्चर, ये भी येलो कलर से लिख देता हूं, चलो नहीं आ पा रहा येलो, लीगल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और यह नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों में क्या फर्क है जरा मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं। देखिए, अगर हम इमेजिन करें, एक होटल है हमारे देश के अंदर, आपने देखा होगा ताज ग्रुप के बहुत सारे होटल हैं, तो इंडियन होटल्स ग्रुप, इंडियन होटल्स ग्रुप करके उस कंपनी का नाम है जो वो होटल चलाती है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, उसका लीगल स्ट्रक्चर क्या है कि वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इंडियन होटल्स ग्रुप, IHG, इंडियन होटल्स ग्रुप, IHG, ठीक है। और वो होटल जो चलाती है, उसका होटल का नाम रखा उन्होंने ताज होटल, ठीक है। उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है? हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। ये बात क्लियर हो गई आपको, समझ आ गया पक्का? चलिए, अब एक राजू दा ढाबा, ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये यार पता नहीं कट क्यों नहीं रहा, राजू दा ढाबा। मान लो ये मेरे ऑफिस के ठीक सामने एक ढाबा है जहां पर हम अमृतसरी नान और छोले खा लेते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा, ये प्रोप्राइटरशिप है, ठीक, ये प्रोप्राइटरशिप है, प्रोप्राइटरशिप, लेकिन ये भी हॉस्पिटैलिटी में, ठीक है। फूड एंड बेवरेजेस, आई एम कंसीडरिंग दैट एज कवर्ड इन हॉस्पिटैलिटी। राजू द ढाबा की जगह वो कर दो, अरे फिर यार इरेज नहीं हो रहा, पता नहीं क्या है, खैर, राजू द ढाबा की जगह राजू द गेस्ट हाउस कर दो। मान लीजिए हमारे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ठीक सामने पहाड़गंज में एक होटल है, उसका नाम है राजू द गेस्ट हाउस, ठीक है, वो प्रोप्राइटरशिप में है। अब जरा समझने की कोशिश करिए कि ये वाला जो प्राइवेट लिमिटेड है इंडियन होटल ग्रुप, वो भी होटल ही चला रहा है, और राजू दा होटल, राजू दा गेस्ट हाउस जो है वो भी होटल ही चला रहा है, लेकिन इसका कंपनी लॉ के मुताबिक ऑडिट होगा, इसका ऑडिट होगा ही नहीं, नो ऑडिट। तो प्लीज सबसे पहले तो आप ये समझिए, ये जो लिस्ट दी हुई है आपके इंस्टीट्यूट की किताब में, स्कूल, कॉलेज, हेल्थ केयर, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, अम्यूजमेंट पार्क, बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इनका ऑडिट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इन्होंने होटल खोला है। राजू ने भी होटल खोला और इंडियन होटल ग्रुप ने भी होटल खोला, होटल का ऑडिट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो होटल है। स्कूल का ऑडिट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो स्कूल है। यदि उस होटल को मैनेज करने वाला लीगल स्ट्रक्चर ऐसा है जैसे कंपनी, तो उस पर कंपनी लॉ लग जाएगा, और कंपनी लॉ कहता है ऑडिट कराओ, इसलिए ऑडिट हो रहा है ताज होटल का, इंडियन होटल ग्रुप का। और राजू दे होटल का, राजू दे गेस्ट हाउस का ऑडिट क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो प्रोप्राइटरशिप में है, और प्रोप्राइटरशिप का ऑडिट नहीं होता किसी कानून के अंतर्गत। समझे सर आप? अब सपोज करिए राजू दे गेस्ट हाउस का या राजू दे ढाबा का टर्नओवर 1 करोड़ पार हो जाता है, तो इनकम टैक्स वाले कहते हैं टैक्स ऑडिट कराओ। मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी बिजनेस का ऑडिट होगा या नहीं होगा, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता दोस्तों कि उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट होगा या नहीं होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसका लीगल स्ट्रक्चर क्या है या उसका टर्नओवर कितना है। अगर आपका होटल एक प्रोप्राइटरशिप है तो आपके ऊपर ऑडिट कैसे लग सकता है?
हाँ, अगर आपका होटल प्रोप्राइटरशिप प्लस 1 करोड़ बिजनेस का टर्नओवर आपका क्रॉस हो गया तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है ऑडिट कराओ। तो इनकम टैक्स एक्ट तो 1 करोड़ रुपए पार करने पर ऑडिट सबका करवाता है, चाहे कोचिंग सेंटर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या फिर ये होटल हो। तो इससे मतलब तो इनकम टैक्स ये तो नहीं कह रहा ना क्योंकि तूने होटल खोला है ऑडिट करा ना। आपने होटल खोला इसलिए ऑडिट नहीं, सिनेमा हॉल खोला इसलिए ऑडिट नहीं, अम्यूजमेंट पार्क खोला इसलिए ऑडिट नहीं हो रहा है आपका, कपड़े की दुकान खोली इसलिए आपका ऑडिट नहीं हो रहा है। ठीक है, बात समझ आई। नेचर ऑफ बिजनेस हैज नो इंपैक्ट ऑन द मैंडेटरी और वॉलंटरी नेचर ऑफ ऑडिट। नेचर ऑफ बिजनेस डज नॉट क्रिएट नेसेसिटी ऑफ ऑडिट। It is the legal structure of the organization that creates necessity of audit. Got it? अब इतना समझ आया। अब आ जाओ सीन 2 पे। अब आ जाओ सीन 2 पे। चलो, अब राजू भाई तो सो गए, राजू भाई तो खुश हो गए, राजू भाई तो आराम से बिल्कुल घूमने चले गए विदेश। कह रहा बाप भाई वाह, मेरे को तो ऑडिट कराना नहीं, मेरा तो टर्नओवर भी कम है और मैं तो हूं भी प्रोपराइटर, बल्ले बल्ले बच गए बच गए। लेकिन वो इंडियन होटल ग्रुप वो ऑडिट करवाएगा। तो अब जो ऑडिट करने आएगा बंदा, ऑडिटर और उसकी टीम, उनको ऑडिट करने का जो तरीका अपनाना पड़ेगा वो ऐसा अपनाना पड़ेगा जो होटल की रिक्वायरमेंट को मैच करे, है ना। अब आप जरा सोचो, अब आप बहुत ध्यान से समझो, मैं जो समझा रहा हूं आपके बहुत काम आएगा दोस्तों, पागल थोड़ी हूं आपके 15 मिनट खराब करूंगा। इंडियन होटल ग्रुप यहां पर है, प्राइवेट लिमिटेड भी लिखी दो यार, वो लिमिटेड हो गई हो तो मुझे क्षमा करें, मेरे उदाहरण में इंडियन होटल ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड ही है। और यहां पर ऑडिटर आ रहा है, ऑडिटर एंड उसकी टीम। अरे वाह, अब तो मिट गया, चलो बढ़िया है, पहले कुछ गड़बड़ हो रही होगी। ऑडिटर एंड टीम, तो जब ये ऑडिट करने जाएंगे यहां पर, तो ऑडिट करते समय ऑडिट ऑफ होटल जो ये करेंगे उसमें ये 2 टाइप की चीजें चेक करेंगे। पहला, कुछ ऐसी चीजें चेक करेंगे जो सब जगह कॉमन होती है, जैसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट एज पर कंपनी लो, ये तो सबके लिए सेम है। भाई कुछ चीजें ऐसी होंगी ना जो सब जगह सेम होती है, जैसे फर्नीचर, जैसे डेप्रिसिएशन, जैसे कैश एट बैंक, जैसे इन्वेस्टमेंट, है ना। ये तो हर ऑर्गेनाइजेशन में सेम है। तुम स्कूल का ऑडिट करो, फैक्ट्री का ऑडिट करो, होटल का ऑडिट करो, रेस्टोरेंट का ऑडिट करो, अम्यूजमेंट पार्क का ऑडिट करो, हर एक का कैश एट बैंक हो गई, हर एक का फर्नीचर होगा, हर एक की इन्वेस्टमेंट होगी, हर एक की कुछ चीजें कॉमन होंगी। लेकिन जब तुम ऑडिटर हो और होटल का ऑडिट करने जाओगे तो कुछ यूनिक आइटम्स होंगे, देखिएगा आप, कुछ यूनिक आइटम्स ऐसे होंगे जो आपको होटल के P&L बैलेंस शीट में मिलेंगे और किसी क्या नहीं मिलेंगे। तो जो स्पेशल आइटम्स होटल के P&L में, होटल के बैलेंस शीट में मिलेंगे, उनको कैसे चेक करना है, ये एग्जाम का मैटर है। एग्जाम में अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए, हाउ विल यू वेरीफाई द एसेट लायबिलिटीज ऑफ अ होटल, डोंट राइट दीज आइटम्स, डिस्कस अबाउट दीज आइटम्स दैट इज देयर इन द सिलेबस। तो ऑडिट तो सबका होगा, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर लिमिटेड कंपनी है, अगर आपका टर्नओवर क्रॉस है एलएलपी के केस में, टर्नओवर क्रॉस है पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप के केस में, यानी कि लॉ के कारण जिस भी ऑर्गेनाइजेशन पर ऑडिट की बिजली गिरेगी, जब उसका ऑडिट होगा तो उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चीजें तो सबके समान होंगी, लेकिन कुछ चीजें उसके लिए बिल्कुल यूनिक होंगी। जैसे होटल का जो ऑडिटोरियम या कॉन्फ्रेंस हॉल है, जो वो हॉल किराए पे देते हैं बैंक्वेट टाइप, तो वो हर एक केस में तो नहीं होगा। इनकम फ्रॉम बैंक्वेट एंड एक्सपेंस फ्रॉम बैंक्वेट, वो हमें होटल के केस में चेक करनी है और उसका क्या तरीका होगा वो ऑडिटर साहब तय करेंगे। सो यू नीड टू राइट द आंसर्स स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू दीज यूनिक पॉइंट्स, नॉट विद रिस्पेक्ट टू जनरल पॉइंट। अगर आपने मान लीजिए आपने आंसर में लिखा फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो एंड चेक द फिक्स्ड एसेट, नो, आपको लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल एंड वी विल चेक द किचन, द बार, यूटेंसिल्स, वी विल चेक द लिनन बेडिंग्स, लिनन चेक करेंगे। हमें वो आइटम ढूंढ ढूंढ के लिखने हैं अपने पेपर को सजाने के लिए, अपने आंसर को अच्छा बनाने के लिए, जिसको देखकर एग्जामिनर फ्लैट हो जाए, आपकी कॉपी चेक करने वाला जो व्यक्ति है, जो भी चेक करता है। समझे सर आप?
बहुत ध्यान से सुनेंगे कि आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। हाउ डू यू वेरीफाई इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ अ होटल, 7 नंबर, ऐसे क्वेश्चन आता है सीधा सिंपल। सर हमें कैसे पता चलेगा कैसा पेपर आता है? पास्ट ईयर पेपर सारे के सारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो समझे आप मैं क्या बताना चाह रहा हूं? ये जो मॉड्यूल नंबर 8 बनाया गया है, ये इसलिए बनाया गया है कि जब आप किसी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने जाएंगे तो जनरल चीजें तो चेक करते ही हो, विशेष क्या चेक करोगे वो आपको यहां पर पढ़ाया जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब जरा समझिए दूसरी बात। फॉर्मेट ऑफ आंसर। जो मैं फॉर्मेट समझा रहा हूं आंसर का, उसे आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अगर आपने ये रख लिया ध्यान तो बिल्कुल सही रहेगा। देखिए आप, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आया, हाउ विल यू वेरीफाई या हाउ विल यू ऑडिट अकाउंट्स ऑफ an educational institution? How will you verify accounts of an educational institute? ये 8.1 है। मैं भी समझा रहा हूं आपको क्या करना है, आप बस मेरा क्लास एंजॉय करिए, मैं आपको नंबर और रिजल्ट एंजॉय करवाऊंगा। सपोज ये प्रश्न एग्जाम में आ गया, हाउ विल यू ऑडिट अकाउंट्स ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब इसमें क्या करना है आपने पेपर में, जैसे ही आपका आंसर शुरू हो, और जैसे ही आपका आंसर शुरू हो, आपने क्या करना है, वी विल ऑडिट अकाउंट्स ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एज फॉलोज। ये जो मैंने अंडरलाइन करके दिखाया है वो ये बताने की कोशिश करिए कि यहां होटल आ जाएगा, हॉस्पिटल आ जाएगा, अम्यूजमेंट पार्क आ जाएगा, रेस्टोरेंट आ जाएगा। जिस भी संस्था के बारे में वो आपसे ऑडिट का प्रश्न पूछेंगे, आपको फॉर्मेट तो यही फॉलो करना है। बस आपने क्या कर लेना है, आपने ध्यान रखना है कि यहां एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की जगह उस संस्था की नाम रख दीजिए जिसके बारे में क्वेश्चन आया है। इट कैन बी होटल, इट कैन बी रेस्टोरेंट, इट कैन बी गेस्ट हाउस, इट कैन बी एनीथिंग। करेक्ट? तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है स्टेप 1। स्टेप 1, ठीक है, प्रिलिमिनरी वर्क। प्रिलिमिनरी वर्क मतलब, प्रिलिमिनरी वर्क मतलब ये प्रिलिमिनरी वर्क जो है वो सबके लिए कॉमन होता है। प्रिलिमिनरी वर्क सबके लिए कॉमन है, मतलब जो मैं यहां लिखवाऊंगा वो आप पी जा सकते हैं बिल्कुल पेपर के लिए। आपको चाहे स्कूल हो, चाहे होटल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे हम कह रहे हैं XYZ कुछ हो, यही चिपकाना है आपको। सर ऐसे गलत नहीं होगा तो मत सुनो, सॉरी, हमारे यहाँ यही है, ठीक है। और ये बहुत अच्छे नंबर दिलवाता है, ठीक है। आप प्लीज डाउट ना करें, परेशान ना हो। प्रिलिमिनरी वर्क सबसे पहला वाला क्या है, पॉइंट 1, वी विल टेक नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज लेंगे। ऑब्वियसली ये पहला स्टेप है। हम किसी भी क्लाइंट का ऑडिट करने जाएंगे, पहले जरा 2 घंटा 4 घंटा 2 दिन 3 दिन बैठ के समझेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स, कि आपका क्या सिस्टम है, आपका क्या पॉलिसी है, आपका क्या मैकेनिज्म है, ठीक है। वी विल अंडरस्टैंड अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप हर ऑर्गेनाइजेशन में, आप जानते हैं अकाउंटिंग अजम्पशन सेम थोड़ी रहती है। किसी ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग अजम्पशन है कि हम तो गुडविल खाली 3 साल में ही राइट ऑफ कर देते हैं। तो भाई ये तुम्हें पहले पता करना पड़ेगा ना कि राइट ऑफ के रूल इनके हैं क्या। और मैं कह रहा हूं राइट ऑफ छोड़ो यार, किसी भी प्रकार का, समझे सर आप, बहुत सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो ऑप्शनल होते हैं,
जिनमें वैरायटी होती है, you really need to understand what approach the client is following since ages. तो वो आपने will understand accounting system and internal control, right? उसके बाद क्या करना है? उसके बाद तीसरा स्टेप, we will evaluate internal control and find out level of audit risk involved क्या मतलब हुआ इसका? कि हमको इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएट करना है, हमको पता लगाना है कि जो इंटरनल कंट्रोल हमारे क्लाइंट के ऑर्गेनाइजेशन में है, हाउ बैड इट इज, हाउ गुड इट इज, सो दैट वी कैन एक्चुअली असेस द लेवल ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड. वी कैन फाइंड आउट वेदर द क्लाइंट का अकाउंट्स हैज हाई रिस्क, तो हम अपना ऑडिट प्रोसीजर उस हिसाब से डिसाइड करेंगे. और अगर क्लाइंट का हमें लगता है रिस्क तो है नहीं ज्यादा, बहुत बढ़िया वो है, लेवल ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज टू गुड, सो विल प्लान द ऑडिट प्रोसीजर्स इन अ नॉर्मल वे. ठीक है ना? फोर्थ, वी विल प्लान ऑडिट प्रोसीजर्स in accordance with the level of internal control and audit risk. ठीक है कि हम अपना ऑडिट प्लान करेंगे, इस बात पर निर्भर करेगा कि कितना ऑडिट रिस्क है और कितना इंटरनल कंट्रोल है. ये प्रिलिमिनरी वर्क आप पेपर में अपने लिख कर आइए. जो कॉपी चेक कर रहा होगा उसकी आंखों में ऐसी चमक बढ़ेगी, आपको क्या बताऊं, कि आपको वो आगे का प्रश्न का उत्तर बिना पढ़े नंबर दे देगा और आगे 4 सवालों में आप पर हल्का हाथ और रखेगा. उसका जो मन बना होगा ना नंबर काटने का, वो मन खत्म हो जाएगा उसका. इसको देखकर ये महसूस होगा आपको कि किसी प्रैक्टिकल, जो जिसने वाकई में अच्छी आर्टिकलशिप करी है, वो बच्चा इस पेपर को लिख रहा है. प्रैक्टिकल. खैर, ये आपने लिख दिया, ठीक है, 100% सही तरीके से. अब इसके बाद आगे आइए. पहले आप ये देख लीजिए ये क्या हो गया. स्टेप 1 प्रिलिमिनरी वर्क. ठीक है. स्टेप 2 स्पेसिफिक वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स. अब यहां पर जैसे शुरू हुआ बैलेंस शीट, एसेट, फिर ऐसी लिखेंगे लायबिलिटी, फिर लिखेंगे इनकम, फिर लिखेंगे एक्सपेंडिचर. ऐसे अब 4 हेडिंग बनाएंगे. तो अब जब आप एसेट में लिखेंगे तो आपको कैसे लिखना है. पॉइंट 1, वी विल वेरीफाई. जैसे यहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो हम एसेट्स क्या चेक करेंगे. वी विल वेरीफाई फर्नीचर्स and fixtures of all classrooms, office, cabins, etc. अब ये लिखने की जगह कि लेटेस्ट वो वी विल वेरीफाई फर्नीचर, हमने क्या लिखा. वी विल वेरीफाई फर्नीचर ऑफ क्लासरूम, फर्नीचर ऑफ ऑफिस, फर्नीचर ऑफ केबिन, फर्नीचर ऑफ लाइब्रेरी, फर्नीचर ऑफ कैंटीन. ठीक है. इससे क्या पता चलता है आपको. इससे पता चलता है कि हम स्पेशली स्कूल का ऑडिट करने गए, या कॉलेज का ऑडिट करने गए, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का ऑडिट करने गए. ठीक है. वी विल वेरीफाई टीचिंग इक्विपमेंट्स. और जरूरी नहीं है 10-10 लिखने, 2-2, 3-3 लिखे, हमने हमारा काम हो जाएगा. जो मेजर एसेट है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की, वो पता लगाइए. वी विल वेरीफाई टीचिंग इक्विपमेंट्स. We will verify various funds
and investment created out of grant, fees and savings। मतलब कितना फंड इकट्ठा कर लिया स्कूल ने, वो आपको पता है कहां से आया होगा? सरकार की ग्रांट से, लोगों के डोनेशन से, फीस से और सेविंग से। तो जैसे ही आप फी वर्ड लिखोगे ये लाइन यूनिक हो जाएगी कि हाँ हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, हम किसी और संस्था की बात नहीं कर रहे। तो मेरी बात समझने की कोशिश करिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वी विल वेरीफाई लैंड एंड बिल्डिंग, spread over the entire compound। एंटायर कंपाउंड का मतलब समझे आप? एंटायर कंपाउंड का मतलब है कि जैसे वो नहीं होता, जैसे कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है, तो उसका स्पोर्ट्स सेक्शन अलग है, उस स्कूल का कोई म्यूजिक रूम अलग है, लाइब्रेरी अलग है, वॉशरूम अलग है। तो हम लैंड एंड बिल्डिंग वेरीफाई करेंगे। कभी कभी तो बिल्डिंग 1 बिल्डिंग 2 अलग होती है, सेक्शन 1 सेक्शन 2 अलग होता है, ये सब कुछ। तो हमने क्या करना है, हमने पूरे कैंपस का कंप्लीट लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो वेरीफाई करना है। ऐसे बस हमने लिख दिया। मैं तो 4 लिखे, आप तो एग्जाम में 2 लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। यह है स्पेसिफिक वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स। उसके बाद बताइए स्टेप 2 क्या होगा? स्पेसिफिक वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज। स्टेप 2 स्पेसिफिक वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटी। इसमें क्या करेंगे? वी विल वेरीफाई जो लाइबिलिटी आपको लगता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की हो सकती है। एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी होती है कॉशन मनी। बच्चों से एडमिशन के समय सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लिया जाता है रिफंडेबल, तो वो हमारी लाइबिलिटी है। वी विल वेरीफाई रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट या कॉशन मनी, जो भी आप इसे कह सकते हैं। राइट। बहुत सारी लाइसेंस फीस, गवर्नमेंट फीस ऐसी होती है जो हो सकता है पेंडिंग में हो, पेबल में, तो वो चेक करेंगे। वी विल वेरीफाई पेबल रिकॉग्निशन फी, लाइसेंस फी और अदर फी पेबल टू अथॉरिटीज। भाई जिस बिल्डिंग में स्कूल है, हो सकता है उसका कुछ चक्कर हो। राइट, इट कैन बी एनीथिंग। मैं 2 ही लिख रहा हूं, इसके अलावा भी हो सकती है। जैसे आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो आप किसी की फ्रेंचाइजी लेकर चला रहे होंगे। जैसे आप डीपीएस है तो आप डीपीएस सोसाइटी से आपने फ्रेंचाइजी ली होगी, उनको प्रॉफिट शेयरिंग जाती होगी, या जो भी आपका मैकेनिज्म होगा। टीचर्स के ड्यूज ग्रेचुटी के पेंडिंग है, वो आप लिख सकते हैं। जो क्या कहते हैं, बच्चों ने एडमिशन लिया लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना एडमिशन विड्रॉ कर लिया, उनकी फीस रिफंडेबल है। बहुत सारे लाइबिलिटीज आप लिख सकते हैं। लेकिन लिखते टाइम आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ जनरल वर्ड नहीं होना चाहिए, उसके साथ कहीं ना कहीं स्कूल जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है सर, हम ये सब कैसे याद करेंगे, हमें कैसे याद आएगा कि स्कूल की लाइबिलिटी क्या होती है? इसीलिए तो मैंने कहा कि कम से कम एक बार आप स्टडी मैट की रीडिंग लगाएं। 8.1 से 8.3 तक ही तो रीड करना है दोस्तों, कल की क्लास तक। कल शाम 5 बजे या चलो जितने भी बजे क्लास आपको दी जाएगी, उतने बजे से पहले तक, एक दिन का तो गैप है ना, एक दिन में 10 पन्ने नहीं पढ़ पाओगे आप। तो आपको क्या करना है, इन 10 पन्नों को पढ़ते समय आपको ये ध्यान से पढ़ना है कि वहां क्या वर्ड यूज हुए, तो आपको याद आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार स्टेप 3 क्या होगा बताइए? स्टेप 3 क्या होगा? स्पेसिफिक वेरिफिकेशन ऑफ इनकम। अब यहां पर आपने क्या चेक करना है? वो आइटम जो एक्सक्लूसिवली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की इनकम होंगे। तो इसमें वी विल वेरीफाई
वी विल वेरीफाई ट्यूशन फी। ठीक है, फीस नहीं, फी लिखें आप। वी विल वेरीफाई अदर अलाइड इनकम, other allied income like annual charges, infrastructure charges, meal charges, etc. जो भी हो, ठीक है। तीसरा, चलो तीसरा नहीं लिखते, बाकी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे इनकम फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट। भाई ट्रांसपोर्टर जो है हमारे बच्चों को लाता ले जाता है, तो वो जो पेरेंट्स हैं वो कभी कभी ट्रांसपोर्टर को सीधे पेमेंट कर देंगे, लेकिन ट्रांसपोर्टर से स्कूल उसका चार्ज ले लेगा कि भाई हमने तुझे देख कॉन्ट्रैक्ट दिया। या स्कूल ने ट्रांसपोर्ट की पूरी पेमेंट ले ली, सपोज 3,000, लेकिन वो उसमें से जो ट्रांसपोर्टर है उसको 2500 रुपये दिए जाएंगे, ये भी हो सकता है ना। और कैंटीन के कॉन्ट्रैक्टर से पेमेंट हो सकती है, पार्किंग के कॉन्ट्रैक्टर से पेमेंट हो सकती है, न जाने किन किन चीज़ों का। पार्किंग तो चलो खैर क्या पेमेंट होगी, लेकिन बहुत सारे इवेंट्स के लिए स्कूल हो सकता है अपना ऑडिटोरियम देता हो, स्पोर्ट्स के लिए अपना प्ले एरिया देता हो, तो वो बहुत प्रकार के इनकम सोर्स हो सकते हैं। एनुअल इवेंट होते हैं, उनसे इनकम होती है कभी कभी, तो वो सब कुछ क्लियर। चलो अब हम देखेंगे स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4, स्पेसिफिक वेरिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। स्पेसिफिक वेरिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। व्हाट इज स्पेसिफिक वेरिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस? अब आपको दोस्तों वो खर्चे लिखने हैं जो विद्यालय या मतलब कॉलेज वगैरह, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए ही मैटर करते हैं, सबसे जरूरी। तो उसमें हम क्या लिखेंगे? वी विल वेरीफाई पेमेंट टू टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। ठीक है, इनको होने वाली पेमेंट हम वेरीफाई करेंगे कि इनको जो पेमेंट दी जा रही है वो सही तरीके से दी जा रही है या नहीं। वी विल वेरीफाई एक्सपेंस ऑन एक्टिविटीज रन बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। यानी कि कभी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही है, कभी म्यूजिक एक्टिविटी हो रही है, तो हर एक्टिविटी का पैसा पेरेंट्स नहीं देते, और देते भी हैं तो भाई वो इनकम हो गई, और फिर जो उस पर खर्चा हुआ वो एक्सपेंस हो गया। सारा खर्चा ज़रूरी नहीं लगे, राइट। एक्टिविटीज़ का खर्चा। बाकी तीसरा आप और लिख सकते हैं, जो एक्सपेंडिचर है वो एग्जामिनेशन के ऊपर कंडक्ट हो सकता है, बुक्स के ऊपर हो सकता है, बहुत प्रकार की चीज़ों के हमारे इनकम एक्सपेंडिचर और हो सकते हैं। एंड फाइनल में एक लाइन हमें नीचे ऐड कर देनी चाहिए। So this is a major idea on how do we audit an educational institute। बस। तो आप बताओ इसमें क्या मुश्किल है भाई? हर एक में वी विल वेरीफाई लिखना है। प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन के डब्बे फिक्स थे, आखिरी की लाइन फिक्स है, ऑडिट ऑफ डैश कर देंगे। एक बदलाव इंस्टीट्यूट आपके पेपर में कुछ नयापन लाने के लिए कर सकता है कि पूरे स्कूल का ऑडिट ना दे, वो आपको कहे वेरीफाई इनकम ऑफ स्कूल या एसेट्स ऑफ स्कूल। तो क्या हो गया? प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन का डब्बा फिर भी बनाओ और उसके बाद खाली एसेट वाली हेडिंग लगा दो, बाकी नहीं लगानी। तो आपको नहीं लगता ये कितना आसान है? बताइए इसमें क्या बुराई है, आप मुझे बताइए। सो सिंपल है। तो दोस्तों एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तो मैंने एक उदाहरण देकर आपको समझाया, चाहे स्कूल आ जाए चाहे रेस्टोरेंट आ जाए। अब सोचिए अगर इस एजुकेशनल की जगह कुछ और आया तो कैसे हम मॉडिफाई करेंगे, मैं वो सिखाता हूं आपको।
इसके अलावा जो ऑप्शंस बन सकते हैं, पहले उसकी काउंटिंग आप देखो। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एक हेल्थ केयर, एक हॉस्पिटैलिटी, लेकिन हॉस्पिटैलिटी मत काउंट करो। तीसरे जो है उसमें रेस्टोरेंट, ट्रैवल, होटल, सिनेमा, अम्यूजमेंट पार्क, बैंक, कोऑपरेटिव और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। टोटल कुल मिलाकर हमारे पास कितने बने? 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल 10 हैं। 10 में से आज का तुम्हारा होमवर्क कितना है? आज का तुम्हारा होमवर्क है बैंक से पहले पहले, तो तुम्हें कितने पढ़ने? केवल 5 और 2 7। एक स्कूल यानी एजुकेशन, एक हेल्थ केयर, एक रेस्टोरेंट, एक ट्रैवल, एक होटल, एक सिनेमा और एक अम्यूजमेंट पार्क। केवल इतने, 5 और 2 7। इन 7 प्रकार की तो वैरायटी बनी केवल। जब तुम इनका लिटरेचर पढ़ने बैठोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि एसेट कौन सी है, इनकम कौन सी है, एक्सपेंस कौन सा है, लायबिलिटी कौन सी है। तुम एक बार दोबारा इस पर नजर घुमाओ। ये देखो, सबसे पहले ये एक लाइन लिखी, वी विल ऑडिट अकाउंट्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की जगह रेस्टोरेंट, होटल, हेल्थ केयर या हॉस्पिटल, जो भी लिखना है। स्टेप 1 सब जगह फिक्स है। स्टेप 2 एसेट, स्टेप 2 लायबिलिटीज, स्टेप 3 इनकम, स्टेप 4 एक्सपेंस और एक कंक्लूडिंग लाइन। बहुत प्यारा आंसर लग रहा है। अब इसकी तैयारी कैसे करोगे तुम, मैं आपको दिखाता हूं। ये वाले नोट्स इंस्टीट्यूट की किताब में ये दिया हुआ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये जनरल पैराग्राफ पढ़ लेना पहले। फिर देखो वेरीफाई द रिसीट, तो इनकी इनकम की लिस्ट है पहले। फिर पेमेंट एक्सपेंसेस की लिस्ट है। फिर देखो एसेट और लायबिलिटी, इन्होंने भी लगभग वैसे ही बांटा है जैसे मैं बंटवा रहा हूं, और इनका ये खत्म हो गया। अब हेल्थ केयर आ गया। हेल्थ केयर में भी देखो पहले कुछ ABCD बेसिक चीजें दे रखी हैं, फिर आगे रिसीट ऑफ हॉस्पिटल, पेमेंट्स ऑफ हॉस्पिटल, एसेट लायबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल। तो सपोज करो कि तुम जब ये पढ़ रहे होगे एसेट और लायबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल, तो तुम्हें यहां पर नहीं दिखाई देगा कि आप क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हॉस्पिटल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। देखो जैसे मेडिसिन, फूड आइटम, इक्विपमेंट्स, और यहां तो फिर भी कम लिखे। तुमको तो सोच के 2-3 लिखने हैं बस खाली, मतलब यहां तो फिर भी ज्यादा लिखे हैं, तो 2-2, 3-3 लिखने हैं केवल। अब जो 8.3 है हॉस्पिटैलिटी वाला, वो देखो हॉस्पिटैलिटी में इन्होंने भी पहले कुछ कॉमन स्टेप्स बताए कि चाहे रेस्टोरेंट आ जाए, चाहे गेस्ट हाउस आ जाए, चाहे होटल आ जाए, पहले तो यही लिख देना। और फिर उसके बाद कैटेगरी वाइज रेस्टोरेंट के, फिर देखो ट्रैवल एंड टूरिज्म के। तो इन्होंने तो सिंपल दे दिया, आप तो ट्रैवल एंड टूरिज्म को भी 4 भागों में बांटना ना, 5 भागों में। पहले प्रिलिमिनरी, फिर इनकम, एक्सपेंडिचर, एसेट, लायबिलिटीज, ऐसे। अब इन 4 में कोई सा भी ऊपर नीचे कर दो। देखो होटल एंड गेस्ट हाउस, तो मेरी बात समझिए कि बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस बात पर ध्यान देना है कि ये मेरे को कंटेंट है जो रीड करना है, मेरे को इन सब को इस अनुसार पुट कर देना है जो मैंने अभी आपको तरीका समझाया, और आपके ये पॉइंट्स पूरे हो जाएंगे 8.1 से 8.3। क्योंकि जब आप पढ़ने बैठेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो जाएंगे, आपके सब्जेक्टिव भी हो जाएंगे, इससे कोई मुश्किलात नहीं है दोस्तों। तो हमारा ये जो 8.1, 8.2, 8.3 था वो कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और इसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कल आप करेंगे 8.4, 8.5, 8.6, वो थोड़ा हमें और डिटेल में करना पड़ेगा क्योंकि उसमें बैंक है, कोऑपरेटिव है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, तो बैंक उसमें काफ़ी बड़ा है, तो वो हम और गहराई से करेंगे। एक मिनट, इससे पहले के लेक्चर ऑफ हो, मैं आपको एक बार पास्ट ईयर पेपर का क्वेश्चन दिखाई देता हूं जो इस चैप्टर से आया, सो दैट यू फील लाइक गुड, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा कि वो पेपर देख कर के भाई हाँ इससे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। गिव मी अ सेकंड। देखिए अभी तक 3 अटेम्प्ट हुए हैं, जून 23, दिसंबर 23 और जून 24। तो इन तीनों अटेम्प्ट्स में इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस आए, लेट मी शो यू। तो अभी हमारे सामने पेपर ओपन हो रहा है जून 2023 का। यस, जून 2023 का पेपर ओपन हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूं। अब ये थोड़ा सा दोस्तों ऐसा ही है, थोड़ा सा ब्लर है क्योंकि ये स्कैन करा हुआ है, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से ही हमने निकाला है। मैं आपको दिखाता हूं। देखिए 7A 7B तो अलग अलग चैप्टर से हैं,
8A कंपनी ऑडिट से है, 8B कंपनी ऑडिट वाले चैप्टर से है, 9A और 9B भी कंपनी ऑडिट वाले चैप्टर से है। ये वाला देखो आप, एक मिनट, ऑडिट ऑफ डिबेंचर भी वैसे कंपनी ऑडिट का ही काउंट होगा। यस, नाउ लेट मी शो यू द स्पेशल वाला चैप्टर का क्वेश्चन, हाउ विल यू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ अ हॉस्पिटल। देखा आपने, 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब अगर आपने मेरे बताए अनुसार तरीके से उत्तर लिखा तो 4 में से सच में 4 छोड़िए आप, 5 मिलेंगे आपको, 1 मिलेंगे उसकी खुशी के। ठीक है, मैं आपको अगला अटेम्प्ट को ओपन करके दिखाता हूं। अब मैं आपको दिखाता हूं कौन सा अटेम्प्ट है, जून 24, राइट, द लेटेस्ट वन। जून 24 का क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाता हूं। जून 24 में क्या था कि सेक्शन ए सेक्शन बी करके नहीं आया था, पेपर मिक्स आया था, और आपकी चॉइस थी कि आप अकाउंट्स के ज्यादा क्वेश्चन चूज कर लो या ऑडिट के ज्यादा कर लो। एक सेकेंड, यस, देखिए यहां पर ये वर्किंग पेपर्स, ऑडिट कमिटी, इन्वेंट्री, IFCFR और यस, और 8A क्वेश्चन नंबर जो है 7 मार्क्स का, ये दोस्तों होटल का क्वेश्चन है। ये देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूं। मिस्टर बी हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ डीलक्स होटल्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। मिस्टर बी सीक्स योर ओपिनियन इन डिजाइनिंग एन एलैबोरेट प्लान। तो आपको करना क्या है, prepare a list of important items to be checked by Mr. B in conducting the audit of deluxe hotel. You just need to write the important points. कुछ important unimportant नहीं होता, जो मैंने सिखाया वही करना है। Preliminary verification, फिर asset, liabilities, income और expense, एक होटल के संदर्भ में। So we will verify this, we will verify this, we will verify this, बढ़िया लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे 4 नंबर में हॉस्पिटल आया और 7 नंबर में होटल आया, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, जितना मैंने सिखाया वो पूरा का पूरा आपने करके जाना है। ठीक है, एक अटेम्प्ट और रह गया है, वो आपको दिखाता हूं। अब रह गया शायद दिसंबर 23, दिसंबर 23 आपको और दिखाता हूं। खुल जा भाई, खुल गया। दिसंबर 23 भी आपको मैं अभी दिखाता हूं। इसमें पहले तो कॉर्पोरेट अकाउंट होता है, फिर उसके बाद अपना प्यारा सा ऑडिट आता है। यस, ये देखिए आप, yes, question number 8A, 7 marks. While conducting the audit of an educational institute, how will you verify the receipt related transaction? देखा आपने, जो मैंने आपको बताया था कि एक बदलाव इंस्टीट्यूट ये कर सकता है कि पूरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पूछने की जगह आपको कोई एक कैटेगरी पूछेगा रिसीट वाली। तो यहां पर भी आपने क्या करना है, पहले प्रिलिमिनरी दिखाना है, फिर रिसीट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की हेडिंग डालनी है और अपने आंसर को क्लोज कर देना है। तो यहां पर आपको चारों देने की जरूरत नहीं है, कम लिखकर 7 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा। सो डिडंट यू फाइंड इट गुड, है ना, कितना स्मूथ है, कितना सिंपल है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का क्लास समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। नाउ लेट्स वेट फॉर क्लास नंबर 2। ठीक है, कल हम आगे की पढ़ाई करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।